जिस बेटे पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही उसे धीरे धीरे मारने की साजिश कर रहा था। लेकिन जब सच सामने आया तो पता चला, बेटा नहीं, पूरा खेल किसी और का था। मेरा नाम सरोज मिश्रा है। मेरी उम्र 72 साल है और मैं कानपुर शहर में अकेली रहती हूँ। अकेली मतलब घर तो बड़ा है, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं, सिवाय मेरी यादों के। मेरे पति का देहांत कई साल पहले हो चुका है और मेरा एक ही बेटा है, राहुल, जो दिल्ली में नौकरी करता है। वो महीने में 1-2 बार मिलने आता है और हर बार कहता है, माँ, आप अकेले क्यों रहती हो? मेरे साथ चलो। लेकिन मैं हमेशा हंसकर टाल देती थी, क्योंकि ये घर सिर्फ दीवारें नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी है। उस दिन सुबह कुछ अलग था। बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी और मैं चाय पीते पीते सोच रही थी कि आज घर की सफाई कर लूं। तभी मेरी नजर राहुल के कमरे पर गई। वो कल ही आया था और जाते जाते अपना लैपटॉप छोड़ गया था। उसने कहा था, माँ, अगर टाइम मिले तो थोड़ा साफ कर देना, बहुत स्लो चल रहा है। मैंने सोचा, चलो बेटे का काम कर देती हूँ। मैंने धीरे से उसका लैपटॉप खोला, चश्मा ठीक किया और पावर बटन दबाया। स्क्रीन जली, नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और मेरे दिल में बस एक ही बात थी, कुछ फालतू फाइलें हटानी है। लैपटॉप खुला। डेस्कटॉप पर बहुत सारी फाइलें बिखरी हुई थी। ऑफिस के डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो, कुछ डाउनलोड्स। मैं धीरे धीरे सब देखने लगी। तभी मेरी नजर नीचे एक छोटे से नोट पर गई। मॉम विजिट फ्राइडे 4 PM। मैं हल्का सा मुस्कुराई। अरे, ये तो मेरे आने का टाइम लिखा है। दिल को थोड़ा अच्छा लगा कि बेटा मुझे याद रखता है। फिर मैंने डाउनलोड्स फोल्डर खोला। अंदर कई फाइलें थी, कुछ बिल, कुछ PDF, कुछ डॉक्यूमेंट्स। लेकिन तभी एक फाइल पर मेरी नजर अटक गई। मेडिसिन बिल 7 PM PDF। मैंने सोचा, चलो देखती हूँ। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसमें दवाइयों की लंबी लिस्ट थी। नाम मुझे समझ नहीं आए, लेकिन रकम काफी ज्यादा थी। और सबसे अजीब बात, उसकी तारीख कल रात की थी। मैं चौंक गई। कल रात? लेकिन राहुल तो मेरे साथ था ही नहीं। मैंने खुद से सवाल किया, ये दवा किसके लिए खरीदी गई? मेरे दिल में हल्का सा शक पैदा हुआ, लेकिन मैंने खुद को समझाया, हो सकता है ऑफिस का काम हो। फिर मैंने ब्राउज़र खोला, इतिहास, हिस्ट्री देखने लगी। पहले तो सब सामान्य लगा, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, सीनियर केयर सर्विस। लेकिन फिर एक लाइन ने मुझे अंदर तक हिला दिया। गायब व्यक्ति की रिपोर्ट कितने दिन में होती है? मेरे हाथ रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या सर्च कर रहा है राहुल? मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही, फिर खुद को संभाला। नहीं सरोज, तू ज्यादा सोच रही है। वो IT में काम करता है, रिसर्च कर रहा होगा। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अब मैंने पिक्चर्स फोल्डर खोला। उसमें फैमिली फोटो थी। दिवाली, शादी, रिश्तेदार, सब कुछ सामान्य।
लेकिन फिर एक फोल्डर दिखा, आईडी स्कैन्स। मैंने उसे खोला। अंदर मेरे आधार कार्ड की स्कैन कॉपी थी, जो ठीक था, लेकिन उसके साथ एक और फाइल थी, मेरी फोटो, लेकिन पूरी नहीं, सिर्फ मेरा चेहरा कट किया हुआ, और फाइल का नाम अजीब सा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दिल में डर बढ़ने लगा। मेरे चेहरे की अलग फोटो क्यों बनाई गई? अब मेरी सांस थोड़ी भारी हो गई थी। मैंने जल्दी से फाइल बंद कर दी और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब मन कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने आगे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर खोला। अंदर एक नोट्स नाम का फोल्डर था। मैंने उसे खोला और जैसे ही अंदर देखा, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। एक फाइल में लिखा था, इंश्योरेंस अपडेट, नॉमिनी बदलना, डॉक्टर कॉल। मां। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। नॉमिनी बदलना, डॉक्टर कॉल, मां के लिए। मुझे याद नहीं था कि राहुल ने कभी मेरे लिए डॉक्टर से बात की हो। अब मेरे अंदर डर साफ महसूस होने लगा था, लेकिन मैंने खुद को रोका। नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना, पहले सब समझना है। तभी मेरी नजर मेज पर पड़े छोटे पेन ड्राइव पर गई। मैं उसमें अपनी फोटो सेव करती थी, और उसी पल मैंने एक फैसला लिया। जो भी है, पहले सबूत सुरक्षित करो। मैंने धीरे से पेन ड्राइव लगाया और सारी जरूरी फाइलें कॉपी करना शुरू किया। दवाई का बिल, नोट्स, फोटो, स्क्रीनशॉट। कॉपी होते समय स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ रहा था, 15%, 30%, 50%। लेकिन हर प्रतिशत के साथ मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। तभी अचानक स्क्रीन पर एक पॉपअप आया, डॉक्टर सिन्हा प्रिस्क्रिप्शन सेंट। मेरी सांस रुक गई। किसका प्रिस्क्रिप्शन? मुझे तो कोई नई दवा नहीं दी गई। मैंने जल्दी से पॉपअप बंद किया और खुद से कहा, शांत रहो सरोज, अभी कुछ मत सोचो। लेकिन अब साफ था, कुछ बहुत गलत हो रहा था, और मुझे अब सिर्फ एक काम करना था, सच्चाई पता लगानी थी, बिना किसी को बताए। कॉपी 70% पार कर चुकी थी। मेरी आंखें स्क्रीन पर थी, लेकिन ध्यान दरवाजे की तरफ। घर में अजीब सा सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में मुझे नीचे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, सीढ़ियों की। हमारे घर की तीसरी सीढ़ी हमेशा कर की आवाज करती है, और वही आवाज अब मेरे कानों में गूंजी। मेरा दिल धक से रह गया। राहुल। लेकिन वो तो रात में आने वाला था। मैं एकदम ठिठक गई। कॉपी 82%, 87%, 91%। मेरे हाथ तेजी से चलने लगे, बस जल्दी खत्म हो जाए। तभी दरवाजे के बाहर चाबी घूमने की आवाज आई। अब कोई शक नहीं था, वो आ चुका था। मेरे गले में सूखापन आ गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। नॉर्मल रहो, कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही स्क्रीन पर 100% कंप्लीट आया, मैंने तुरंत पेन ड्राइव निकाला और स्वेटर की जेब में डाल लिया। फौरन लैपटॉप में फैमिली फोटोज खोल दी, ताकि सब कुछ सामान्य लगे। दरवाजा खुला। हल्की ठंडी हवा के साथ राहुल अंदर आया। उसके चेहरे पर वही रोज वाली मुस्कान थी। अरे माँ, आप यहाँ?
इतनी सुबह? मैंने पीछे मुड़कर मुस्कुराने की कोशिश की। तुमने ही तो कहा था लैपटॉप साफ कर देना। बस फोटो देख रही थी। ये देखो, तेरी कजिन की शादी की तस्वीरें। मैंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें दुपट्टे में छुपा लिया। राहुल धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी नजर एक पल के लिए लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट पर गई। फिर वो तुरंत सामान्य हो गया। अच्छा है माँ, बस वर्क वाली फाइल्स मत छेड़ना। उसमें ऑफिस का डेटा है। मैंने बिना उसकी आंखों में देखे कहा। अरे नहीं बेटा, मुझे क्या काम ऑफिस से। मैं तो बस फोटो ही देख रही थी। वो खिड़की के पास चला गया। बाहर बादल घिरे हुए थे। लग रहा था जैसे कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद वो 2 कप चाय लेकर आया और साथ में एक छोटी सी दवाई की स्ट्रिप। उसने ट्रे मेरे सामने रखी। माँ, ये डॉक्टर ने दी है, विटामिन है, आप ले लो। मेरी नजर उस दवाई पर गई। दिल के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये वही तो नहीं। लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। अभी नहीं बेटा, पहले चाय पी लेती हूं। वो मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। वो मेरे सामने बैठ गया और धीरे से बोला, माँ, आपने आज उषा आंटी को फोन करके डिनर क्यों कैंसिल किया? मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैंने तो कोई फोन नहीं किया। वो बहुत आराम से बोला, आपने ही किया था माँ। आपके फोन से कॉल गया है। कोई बात नहीं, कभी कभी भूल हो जाती है। अब मेरे अंदर एक झटका सा लगा। ये झूठ बोल रहा है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चाय की चुस्की ली और अंदर ही अंदर खुद से बोली, सबूत मेरे पास है, अभी शांत रहो। मैंने धीरे से अपना फोन पर्स में डाला और चुपचाप रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अब हर बात रिकॉर्ड हो रही थी। राहुल अचानक उठकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया, ऐसे कि मुझे बाहर निकलने के लिए उसके पास से गुजरना पड़े। उसने कहा, माँ, आज रुक जाइए, बारिश होने वाली है, हम मूवी देखेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब वहां कुछ अलग था, कुछ ठंडा, कुछ अजीब। मैंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मैं घर जाऊंगी। वो हिला भी नहीं, बस ट्रे से दवाई उठाई। पहले ये गोली ले लो माँ, फिर जाना। अब मेरे अंदर डर साफ महसूस हो रहा था, लेकिन आवाज स्टेडी रखी। मैं डॉक्टर से पूछे बिना कुछ नहीं लेती। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसका स्वर थोड़ा बदल गया। माँ, आप भूलने लगी हैं। पिछले महीने भी आपने चाबी खो दी थी। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैंने चाबी नहीं खोई थी। तुम आए थे। तुम्हारे पास डुप्लीकेट है। एक सेकंड के लिए उसका चेहरा बदल गया, फिर वो फिर से सामान्य हो गया। अच्छा, चलिए मैं आपको नीचे छोड़ देता हूं। मैं समझ गई, ये मौका है। हाँ, चलो। मैंने लैपटॉप बंद किया और हम दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तीसरी सीढ़ी पर फिर वही कर की आवाज आई, लेकिन इस बार मेरे दिल में डर और गहरा हो गया। वो मेरे बहुत पास चल रहा था, जरूरत से ज्यादा पास।
जैसे मुझे संभाल नहीं रहा, कंट्रोल कर रहा हो। नीचे पहुंचते ही तेज बारिश शुरू हो गई। गेट के बाहर पानी गिर रहा था। मैंने जल्दी से फोन निकाला और टैक्सी बुक करने लगी। तभी राहुल बोला, फोन दो माँ, मैं ड्राइवर से बात कर लूं। मैंने फोन कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं कर लूंगी। अब उसकी मुस्कान हल्की सी गायब हो गई। वो बोला, चलो 1 मिनट इधर चलते हैं। और उसने मुझे साइड वाले गेट की तरफ ले जाने की कोशिश की। वहां कोई शेड नहीं था, सीधी बारिश गिर रही थी। मैंने पूछा, यहां क्यों? वो बोला, ताजी हवा है। फिर उसने धीरे से अपने जैकेट की जेब में हाथ डाला। मेरी नजर वहीं अटक गई और अगले ही पल मैं जम गई। उसके हाथ में एक छोटा सा इंजेक्शन था। उसने तुरंत उसे छुपा लिया, लेकिन मैंने देख लिया था। अब सब साफ था। मेरा बेटा मुझे कुछ देने वाला था। जबरदस्ती। मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। मैं एक कदम पीछे हट गई। मुझे जाने दो राहुल। मेरी आवाज अब सख्त थी। वो धीरे से बोला, माँ, डरिए मत, बस एक दवा है। मैंने तुरंत कहा, नहीं, और साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने रास्ता रोक लिया। अब उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी, कुछ और था, कुछ खतरनाक। दूर से गार्ड की सीटी की आवाज आई। मैंने तुरंत फैसला लिया, शोर करना होगा। मैंने जोर से कहा, शर्मा जी, नमस्ते। और ऐसे देखा जैसे कोई हमें देख रहा हो। राहुल 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। चुप रहो माँ। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और बारिश में बाहर भागी। पीछे से उसकी तेज कदमों की आवाज आई, माँ रुक जाओ। लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं गेट की तरफ भागी। फिसलन थी, लेकिन मैं रुकी नहीं। और फिर मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ, कोई है। बारिश जोरों से हो रही थी। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उस वक्त मुझे ठंड नहीं लग रही थी। मुझे बस एक ही डर था, राहुल मेरे पीछे है। मैं गेट के बाहर सड़क पर भाग रही थी। पानी जमा हो चुका था। हर कदम फिसल सकता था। पीछे से उसकी आवाज आई, माँ, रुक जाओ। आप गलत समझ रही हो। लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं थी। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा, बस आगे और तेज। सामने एक ऑटो खड़ा था। मैं सीधे उसके पास गई। भैया, जल्दी चलो, प्लीज। ड्राइवर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं पूरी तरह भीगी हुई थी। सांस फूल रही थी। मैडम, कहाँ जाना है? बस चलो, आगे, मैं बताऊंगी। ऑटो चल पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गेट के पास राहुल खड़ा था। वो बस मुझे देख रहा था, भाग नहीं रहा था। और उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। जैसे उसे पता हो कि मैं बचकर भी कहीं नहीं बच सकती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और पेन ड्राइव निकाली। उसे कसकर पकड़ लिया। अब सब कुछ इसी में है।
ऑटो कुछ दूर चला। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया पुलिस स्टेशन चलो। ड्राइवर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। बारिश अब भी तेज थी। सड़क पर ट्रैफिक कम था। करीब 15 मिनट बाद हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। मैं जल्दी से अंदर गई। वहां ड्यूटी पर एक इंस्पेक्टर बैठे थे। सर, मुझे शिकायत करनी है। उन्होंने ऊपर देखा, फिर बोले, क्या हुआ मैडम? मेरी सांस अब भी तेज थी। मेरे बेटे ने मुझे मारने की कोशिश की। पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। इंस्पेक्टर ने कुर्सी सीधी की। आप बैठिए, आराम से बताइए। मैंने पूरी कहानी बताई। लैपटॉप, फाइल, इंजेक्शन, सब कुछ। फिर मैंने पेन ड्राइव निकाली। सर, इसमें सबूत है। उन्होंने तुरंत एक कांस्टेबल को बुलाया। इसे सिस्टम में लगाओ। कंप्यूटर ऑन हुआ। फाइल खुली। स्क्रीन पर वही डॉक्यूमेंट था, target.xlsx। इंस्पेक्टर ध्यान से देखने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनका चेहरा बदलता गया। ये क्या है? उन्होंने खुद से कहा। फाइल में सिर्फ मेरा नाम नहीं था, वहां और भी नाम थे। करीब 7-8 लोग। हर नाम के आगे उम्र, बीमारी, दवा और एक डेट। मैं कांप गई। ये क्या है सर? उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ये एक लिस्ट है, शायद उन लोगों की जिन्हें धीरे धीरे खत्म किया जाना है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब, मैं अकेली नहीं हूं। उन्होंने सिर हिलाया। और ये देखिए। उन्होंने स्क्रीन पर एक और कॉलम दिखाया। अमाउंट USD। हर नाम के सामने एक रकम लिखी थी। 50,000 USD, 75,000 USD, 1,00,000 USD। मेरी आंखें फैल गईं। ये पैसे किस लिए? इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, इंश्योरेंस या सुपारी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने कांपते हुए कहा, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब सब कुछ सामने था। इंस्पेक्टर ने तुरंत फोन उठाया। साइबर टीम को बुलाओ और इस फाइल की पूरी जांच करो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैडम, आपको अभी सुरक्षित जगह पर रहना होगा। ये मामला बहुत बड़ा लग रहा है। मेरा सिर घूमने लगा। लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा? मैं खुद से सवाल कर रही थी। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक और फोल्डर खुला। नाम था रिपोर्ट्स। इंस्पेक्टर ने उसे खोला। अंदर कई PDF फाइल्स थी। उन्होंने एक फाइल खोली और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। ये तो। उन्होंने मुझे देखा। मैडम, ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट है। मैं चौंक गई। मेरी? लेकिन मैंने तो कोई टेस्ट नहीं कराया। उन्होंने स्क्रीन घुमाई। मैंने देखा। रिपोर्ट में लिखा था, पेशेंट नेम शांता वर्मा, डिजीज अर्ली स्टेज डिमेंशिया। मेरा दिल बैठ गया। ये झूठ है। मैंने जोर से कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने गंभीर होकर कहा, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में जो तारीख है, उस दिन आप हॉस्पिटल गई ही नहीं।
अब सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा था। वो मुझे पागल साबित करना चाहता था, ताकि अगर कुछ हो जाए तो कोई शक भी न करे। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरा ही बेटा। तभी दरवाजा खुला। एक कांस्टेबल भागते हुए अंदर आया। सर, अभी अभी कॉल आया है। उस एड्रेस पर जहां से मैडम आई हैं, वहां एक आदमी बेहोश मिला है। मैं एकदम खड़ी हो गई। कौन? कांस्टेबल ने कहा। नाम? राहुल। मेरे हाथ से पेन ड्राइव गिर गई। क्या? इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा। कैसे? कांस्टेबल बोला। सर, उसके हाथ में इंजेक्शन था। लगता है वो खुद को ही लग गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। ये क्या हो रहा है? वो मुझे मारना चाहता था या कुछ और? पुलिस स्टेशन में सब कुछ जैसे थम गया था। राहुल बेहोश। मेरे कानों में बस यही गूंज रहा था। इंस्पेक्टर तुरंत उठे। चलो, अभी उसी वक्त अस्पताल चलते हैं। मैं भी उनके साथ बाहर आ गई। बारिश अब थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी भारी था, जैसे अभी और कुछ गिरना बाकी हो। जीप में बैठते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर उसे कुछ हो गया तो? एक तरफ डर, दूसरी तरफ गुस्सा, और बीच में एक मां का दिल। करीब 20 मिनट बाद हम सिविल अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर हलचल थी। 2 कांस्टेबल पहले से वहां खड़े थे। सर, अंदर ले गए हैं। हम तुरंत अंदर गए। राहुल बेड पर पड़ा था, आंखें बंद, हाथ में सलाइन लगी हुई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मेरे कदम वहीं रुक गए। ये मेरा बेटा है, जो कुछ देर पहले मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अब खुद मौत और जिंदगी के बीच पड़ा था। डॉक्टर बाहर आए। आप लोग? इंस्पेक्टर ने कहा। पुलिस से हैं। क्या हालत है? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा। अभी खतरे से बाहर है, लेकिन इसने जो इंजेक्शन लिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेडेटिव है। अगर थोड़ी और मात्रा होती तो जान भी जा सकती थी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। तो क्या वो खुद को मारना चाहता था? इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया। डॉक्टर ने सिर हिलाया। कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, ये इंजेक्शन आम आदमी के पास नहीं होता। ये मेडिकल कंट्रोल में आता है। अब मामला और उलझ गया था। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, डॉक्टर, जब होश आए तो हमें तुरंत बताइए। हम बाहर आ गए। कॉरिडोर में हल्की रोशनी थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। मैं एक बेंच पर बैठ गई। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। क्या सच में वो मुझे मारना चाहता था, या वो खुद भी किसी खेल का हिस्सा है? इंस्पेक्टर मेरे पास आए। मैडम, एक बात पूछूं? मैंने सिर हिलाया। क्या राहुल हाल में किसी नए लोगों के संपर्क में था? मैंने सोचा। हाँ, पिछले कुछ महीनों से वो अक्सर फोन पर किसी से बात करता था, कमरे में बंद होकर, और जैसे ही मैं पास जाती वो फोन काट देता। इंस्पेक्टर ने नोट किया। और पैसे? क्या उसकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव आया?
अब मुझे एक और बात याद आई। हाँ, उसने हाल ही में नई कार ली थी और कहा था कि ऑफिस से बोनस मिला है। इंस्पेक्टर ने गहरी नजर से मुझे देखा। मैडम, हमें शक है कि ये सिर्फ आपका बेटा नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क हो सकता है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। नेटवर्क? हाँ, ऐसे लोग जो बुजुर्गों को टारगेट करते हैं, पहले उन्हें बीमार साबित करते हैं, फिर धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मतलब, वो लोग मुझे भी। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। लेकिन अब आप सुरक्षित हैं, हम उन्हें पकड़ लेंगे। तभी एक नर्स भागती हुई आई। सर, मरीज को होश आ गया है। हम दोनों तुरंत अंदर गए। राहुल धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। उसकी नजर सबसे पहले मुझ पर पड़ी, और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में डर आ गया। डर। मैं हैरान रह गई। वो फुसफुसाया, मां, भाग जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर तुरंत आगे बढ़े। किससे भागे? राहुल की सांस तेज हो गई। उसने कांपते हुए कहा, वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। कौन लोग? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, मॉनिटर पर बीप तेज हो गई। डॉक्टर ने तुरंत कहा, प्लीज बाहर जाइए, मरीज को आराम चाहिए। हमें बाहर कर दिया गया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, वो लोग कौन थे वो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल सच में गुनहगार है, या वो भी एक शिकार है? कॉरिडोर में खड़ी मैं अब पहले से ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक बेटे का नहीं था। ये एक पूरा जाल था, जिसमें शायद मैं पहले से ही फंस चुकी थी। अस्पताल के उस ठंडे कॉरिडोर में मैं बेंच पर बैठी थी। मेरे हाथ आपस में कसकर जुड़े हुए थे, और दिमाग में बस एक ही शब्द घूम रहा था, वो लोग। राहुल की वो डर भरी आंखें, उसकी कांपती हुई आवाज, मां, भाग जाओ। ये सब झूठ नहीं हो सकता था। अगर वो मुझे मारना चाहता, तो वो मुझे भागने के लिए क्यों कहता? मतलब साफ था, या तो वो झूठ बोल रहा है, या फिर वो खुद भी फंसा हुआ है। इंस्पेक्टर थोड़ी दूर खड़े फोन पर बात कर रहे थे। हाँ, उस फाइल के सारे नाम निकालो और सबके एड्रेस ट्रेस करो। मुझे आज ही रिपोर्ट चाहिए। मैं उनकी बात सुन रही थी, और हर शब्द के साथ डर बढ़ता जा रहा था। तभी वही नर्स फिर से आई। मैडम, मरीज आपको बुला रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे कमरे के अंदर गई। राहुल अब थोड़ा संभल चुका था, लेकिन चेहरा अब भी कमजोर था। उसने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां, उसकी आवाज टूट रही थी। मैं उसके पास गई, लेकिन इस बार एक दूरी बनाकर। सच क्या है राहुल? तू मुझे मारना चाहता था, या बचाना? कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल ने धीरे से आंखें बंद की, जैसे हिम्मत जुटा रहा हो। फिर बोला, मां, मैंने जो किया, वो मजबूरी थी। मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ा। मजबूरी? अपनी मां को मारने की?
उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं माँ, मैं आपको मारना नहीं चाहता था। मैं तो। वो रुक गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैं तो आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं चौंक गई। बचाने की? इंस्पेक्टर भी अब पास आ चुके थे। सीधे सीधे बताओ राहुल, ये सब क्या है? राहुल ने धीरे से कहा। सर, ये एक गैंग है, बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कैसा गैंग? राहुल ने कांपते हुए कहा। ये लोग बुजुर्ग लोगों को टारगेट करते हैं। पहले उनकी मेडिकल रिपोर्ट फेक बनाते हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे दवाइयों से कमजोर करते हैं, और आखिर में उसकी आवाज रुक गई। मैंने धीरे से पूछा, और आखिर में? उसने आंखें नीचे कर ली। उन्हें मार देते हैं। मेरे हाथ सुन्न हो गए। और बदले में? इंस्पेक्टर ने पूछा। राहुल बोला, इंश्योरेंस का पैसा या प्रॉपर्टी। अब सब कुछ साफ हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। तू इसमें कैसे फंसा? मैंने सीधे पूछा। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैंने गलती की। मैंने ऑनलाइन लोन लिया था, 1 लाख USD। मैं चौंक गई। इतना बड़ा कर्ज? हाँ। और जब मैं चुका नहीं पाया, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि अगर मैं उनके लिए काम करूं, तो कर्ज माफ हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा। किसने दिया ये ऑफर? राहुल ने धीरे से कहा। एक आदमी, नाम विक्रम। वो खुद को डॉक्टर बताता है, लेकिन असल में वो इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। कमरे का माहौल ठंडा पड़ गया। विक्रम। इंस्पेक्टर ने नाम दोहराया। पूरा नाम? राहुल ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। हमेशा फोन पर बात होती थी, और हर बार अलग नंबर से। अब ये मामला और बड़ा हो चुका था। मैंने धीरे से पूछा, तो तू मुझे क्यों टारगेट कर रहा था? राहुल रो पड़ा। क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया। उन्होंने कहा, अगर मैंने मना किया, तो वो आपको और मुझे दोनों को खत्म कर देंगे। मेरे दिल में दर्द उठा। तो तूने? मैंने सोचा, अगर मैं आपको हल्की हल्की दवा देता रहूं, तो आप बीमार दिखेंगी, और वो लोग समझेंगे कि काम हो रहा है, और मुझे टाइम मिल जाएगा आपको बचाने का। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इंजेक्शन? राहुल ने कांपते हुए कहा। वो असली दवा नहीं थी। मैंने उसे बदल दिया था। लेकिन वो रुक गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, लेकिन क्या? राहुल ने धीरे से कहा, वो लोग पहले ही घर आ चुके थे। उन्होंने सब कुछ देख लिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? हाँ। और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने जल्दी काम खत्म नहीं किया, तो वो खुद आकर आपको। उसकी आवाज टूट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी इंस्पेक्टर का फोन बजा। उन्होंने कॉल उठाया। कुछ सेकंड तक सुना, और फिर उनका चेहरा सख्त हो गया। क्या? उन्होंने तेज आवाज में कहा। कब? उन्होंने फोन काटा और हमारी तरफ देखा।
अभी अभी खबर आई है। उस लिस्ट में जो दूसरा नाम था वो मर चुका है। मेरी सांस रुक गई। मतलब? इंस्पेक्टर ने गंभीर होकर कहा। वो लोग अब भी एक्टिव हैं और शायद हमसे एक कदम आगे। अस्पताल के उस कमरे में हर कोई खामोश था, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था। वो लोग अब भी एक्टिव हैं। इंस्पेक्टर की ये बात मेरे कानों में गूंज रही थी। मतलब साफ था, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है। राहुल बेड पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में डर अब और गहरा हो चुका था। सर, वो लोग बहुत चालाक हैं। वो कभी सीधे सामने नहीं आते। हर बार किसी और के जरिए काम करते हैं। इंस्पेक्टर ने उसकी बात काटी। लेकिन इस बार हम उन्हें सामने लाएंगे। उनकी आवाज में अब सख्ती थी। और तू हमारी मदद करेगा। राहुल ने बिना सोचे सिर हिला दिया। मैं सब बताऊंगा सर। बस मेरी मां को बचा लीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार मुझे उसमें डर के साथ सच्चाई भी दिख रही थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत प्लान बनाना शुरू किया। सुनो राहुल, तू उन्हें कॉल करेगा और वही बोलेगा जो वो सुनना चाहते हैं। राहुल घबरा गया। सर, अगर उन्हें शक हो गया तो वो हमें खत्म कर देंगे। इंस्पेक्टर मुस्कुराए। इस बार शिकार वो होंगे। कमरे में मौजूद हर इंसान समझ गया, अब खेल पलटने वाला है। कुछ घंटों बाद अस्पताल के एक अलग कमरे में पूरी तैयारी हो चुकी थी। पुलिस की टीम सिविल ड्रेस में चारों तरफ तैनात थी। कमरे में कैमरे लगाए गए थे और हर कॉल रिकॉर्ड होने वाला था। राहुल के हाथ में फोन था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। मैं थोड़ी दूर खड़ी थी। दिल में डर था, लेकिन इस बार उम्मीद भी थी। इंस्पेक्टर ने इशारा किया, कॉल करो। राहुल ने गहरी सांस ली और नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजने लगी। एक बार, दो बार, फिर कॉल उठ गया। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई। हाँ राहुल। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल ने डरते हुए कहा, काम हो गया है। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर वही आवाज, पक्का? राहुल ने आंखें बंद की। हाँ। इंजेक्शन दे दिया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। ये सब सुनना आसान नहीं था, लेकिन ये जरूरी था। फोन पर आदमी हल्का सा हंसा। गुड, मुझे पता था तू कर देगा। इंस्पेक्टर ने तुरंत इशारा किया, लोकेशन ट्रेस करो। तकनीकी टीम काम में लग गई। फोन पर आवाज फिर आई, अब अगला काम तैयार रख। लिस्ट में अगला नाम। राहुल ने तुरंत कहा, लेकिन सर, मुझे डर लग रहा है। वो मेरे घर में कैमरा था, शायद किसी ने देख लिया। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर आवाज बदली। अब उसमें शक था। क्या मतलब? राहुल ने कहा, मुझे लगता है पुलिस तक बात पहुंच सकती है। अब कमरे में सबकी सांसें रुक गईं। ये बहुत रिस्की था। फोन पर आदमी धीरे से बोला, ठीक है, तो फिर आज रात
मैं खुद आ रहा हूं। इंस्पेक्टर की आंखों में चमक आ गई। यही मौका था। लोकेशन भेज, राहुल ने पूछा। आदमी बोला, तेरे घर, आज रात 11 बजे। कॉल कट गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर इंस्पेक्टर ने जोर से कहा, परफेक्ट, यही हमें चाहिए था। उन्होंने तुरंत टीम को आदेश दिया, पूरे घर को घेरो, हर एंट्री एग्जिट कवर होनी चाहिए। आज ये खेल खत्म होगा। रात के 10:45 राहुल का घर। चारों तरफ पुलिस तैनात थी, लेकिन सब सिविल ड्रेस में। लाइट सामान्य थी, ताकि किसी को शक न हो। मैं भी अंदर थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या आज सब खत्म हो जाएगा? घड़ी ने 11 बजाए। और तभी गेट के बाहर एक काली कार आकर रुकी। सबकी नजरें वहीं टिक गईं। कार का दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से एक आदमी बाहर आया। काले कपड़े, चेहरे पर मास्क। वो धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ा। हर कदम जैसे मौत की आहट हो। अंदर, इंस्पेक्टर ने फुसफुसाया, सब तैयार रहो। आदमी ने गेट खोला और अंदर कदम रखा। और जैसे ही वो लिविंग रूम के दरवाजे तक पहुंचा, इंस्पेक्टर ने जोर से चिल्लाया, पुलिस, हाथ ऊपर। लेकिन जो हुआ, उसने सबको हिला दिया। आदमी ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने धीरे से अपना मास्क उतारा और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, मैं जम गई। मेरी सांस रुक गई। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं था। वो हमारा अपना ही था। कमरे में सन्नाटा छा गया था। मेरी आंखें उस चेहरे पर टिकी थी और दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। ये कैसे हो सकता है? मेरे मुंह से बस यही निकला। वो आदमी कोई अजनबी नहीं था। वो था डॉक्टर अजय मेहरा, हमारे परिवार का पुराना डॉक्टर, जिस पर हम सालों से भरोसा करते आए थे, जिसने मेरे पति का इलाज किया था, जिसने मेरी हर मेडिकल रिपोर्ट देखी थी और जिसने मुझे बीमार साबित किया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर साहब, आप। मेरी आवाज कांप रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में अब इंसानियत नहीं थी। हाँ, शांति जी, मैं ही हूं। इंस्पेक्टर आगे बढ़े। डॉक्टर अजय मेहरा, आप गिरफ्तार हैं। लेकिन वो जरा भी नहीं घबराया। इतनी जल्दी नहीं, इंस्पेक्टर। उसने जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा रिमोट निकाला। कमरे में सब सतर्क हो गए। कोई भी आगे आया तो एक बटन दबेगा और इस घर में जो भी है सब खत्म हो जाएगा। मेरी सांस रुक गई। ये क्या कर रहे हैं आप? वो हंसा। मैं हमेशा गेम बड़ा खेलता हूं। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, देखिए, शांत रहिए, हम बात कर सकते हैं। डॉक्टर ने सिर हिलाया। बात करने का टाइम निकल चुका है। अब सिर्फ डील होगी। कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा था। राहुल एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और उसी पल मुझे एक फैसला लेना था।
मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। डॉक्टर साहब, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इंस्पेक्टर ने मुझे रोका। मैडम, पीछे हटिए। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैं सीधे डॉक्टर के सामने आ गई। आपको पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सब ले लीजिए। बस मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने मुझे ध्यान से देखा, फिर हंसा। मान, आखिर मां ही होती है। अपने लिए कुछ नहीं, बस बेटे के लिए। उसने रिमोट थोड़ा नीचे किया। ठीक है, अगर तू सच में अपने बेटे को बचाना चाहती है तो एक काम कर। कमरे में हर कोई सांस रोके खड़ा था। वो पेन ड्राइव जिसमें सारे सबूत हैं, मुझे दे दे। मेरे हाथ अपने आप जेब की तरफ चले गए। वही पेन ड्राइव जिसमें इस पूरे खेल का सच था। अगर वो उसे दे देती तो सब खत्म, लेकिन अगर नहीं देती तो शायद हम सब खत्म। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे। तभी मुझे राहुल की आवाज सुनाई दी। मां। नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक भरोसा भी था। मैंने गहरी सांस ली और डॉक्टर की आंखों में देखा। ठीक है, मैंने धीरे से कहा, और पेन ड्राइव निकाल ली। कमरे में हर कोई सन्न था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। डॉक्टर के सामने, बस एक कदम दूर। उसने हाथ आगे बढ़ाया। दे दो। और जैसे ही मैंने पेन ड्राइव उसकी तरफ बढ़ाई, उसी पल मैंने उसे जोर से उसकी आंखों की तरफ फेंक दिया। डॉक्टर एक सेकंड के लिए चौंक गया, और उसी पल इंस्पेक्टर ने झपट्टा मारा। रिमोट उसके हाथ से गिर गया। बाकी पुलिस वाले तुरंत उस पर टूट पड़े। हथकड़ी लगाओ। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर अजय मेहरा जमीन पर था और उसके हाथों में हथकड़ी लग चुकी थी। कमरे में जो तनाव था वो एकदम खत्म हो गया। मैं वहीं खड़ी थी। सांस तेज चल रही थी, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार डर के नहीं, राहत के। राहुल मेरी तरफ भागा। मां। और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने भी उसे पकड़ लिया। सब खत्म हो गया बेटा, अब सब ठीक है। इंस्पेक्टर हमारे पास आए। मैडम, आपकी हिम्मत ने आज बहुत लोगों की जान बचाई है। ये आदमी सालों से ये गंदा खेल खेल रहा था। अब इसका अंत हो चुका है। मैंने आसमान की तरफ देखा। बारिश अब रुक चुकी थी और बादलों के पीछे से हल्की सी धूप निकल रही थी। जैसे अंधेरे के बाद उजाला आ ही गया। कुछ महीने बाद राहुल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी गलती मान ली और पुलिस की मदद की, जिससे उस गैंग के बाकी लोग भी पकड़े गए। हम दोनों अब एक नई शुरुआत कर चुके थे। और मैंने एक बात सीख ली, अपनों पर भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपने अंत तक देखी, वीडियो को लाइक करें और जिंदगी के फैसले चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, सच जीत गया।